नमस्कार, फिर से राजू दिवासी और नरेंद्र रबारी हमारे साथ में हैं, चित्तौड़ से हैं और आपने सोशल मीडिया पे इनको देखा होगा। विशेष तौर पर ऊँटों को लेकर के आप स्पेशलिस्ट हैं और अच्छी अच्छी बातें जो बताते हैं आप, जानकारी युक्त। हम सबको इनको फॉलो करना चाहिए और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, चाहे वो सरकारी योजनाएं हो, चाहे ऊँट को पालने का हो। तो इनकी कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो ये सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि ज़्यादा इकट्ठा मत करो, क्वालिटी से काम करो, आप ज़्यादा ज्ञान कर पाओगे पशुपालन से। सबसे पहले राम राम नरेंद्र जी। राम राम सर। बिल्कुल चित्तौड़ से आ रहे हैं। हाँ सर, मेरा नाम नरेंद्र रेवारी है। अब मैं चित्तौड़गढ़ के उदपुरा के डाणी गांव से वहाँ से रहने वाला हूँ। मैं लगातार भेड़ बकरी ऊँट गाय भैंस पे काम कर रहा हूँ और पिछले कुछ दिनों से हम ऊँट पे विशेष रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि ऊँटों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। मतलब अगर आंकड़ों में देखें तो 2000 से लगातार घटना शुरू हुई, जो अभी तक लगातार घटती जा रही है। ये ऊँटों की संख्या घटना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम इस व्यवसाय से आते हैं, क्योंकि ऊँट हमारा पुश्तैनी काम है। अगर हम इस व्यवसाय को छोड़ देंगे तो हमारी जो रबारी समाज है ना, उसमें जो हार्डनेस है, रफ एंड टफनेस, हम इतने हार्ड बैकग्राउंड से आते हैं कि हमें सर्दी गर्मी बरसात में बुखार तक नहीं आता है। उसके पीछे क्या है कि हम 12 ही महीने ऐसी जो परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ, उनसे लड़ते हैं। दूसरा, हम ऊँट का दूध पीते हैं। ऊँट के दूध में वो गुण है जो कैंसर से तक लड़ सकता है। ऊँट का दूध है जो अभी जो अपना NRCC है, ऊँट अनुसंधान केंद्र, वो 1000 बार अखबार में छाप चुका है कि ऊँट के दूध है वो जो रोगी है, जैसे TB हो गया, डायबिटीज हो गया, हेपेटाइटिस B, C, इवन कैंसर के पेशेंट है, उनके लिए रामबाण है। अगर आप उसको पीते हो तो वो आपको एक इम्यूनिटी प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और जिनको डायबिटीज है वो गोलियां ज्यादा ले रहे तो धीरे धीरे कम हो सकती है, और लगातार सेवन करते हो तो आपको बिल्कुल बंद करने वाली कंडीशन पे आ जाओगे। तीसरी बात, जो बच्चे हैं जिनका शारीरिक विकास तो हो रहा है कि मतलब 17-18 साल तक विकास तो हो रहा है, पर उनका मानसिक विकास नहीं हो रहा, जो ऑटोनिज्म के पेशेंट है, उनके लिए ये रामबाण है। अगर वो दूध का सेवन करते हैं तो उनके मतलब जो उनकी मानसिक ग्रोथ है वो भी उनकी शारीरिक ग्रोथ के साथ होना शुरू हो जाती है। तीसरी बात, अगर अपन बात करें तो इसके और बेनिफिट हैं, जैसे कि किसी को गैस की समस्या है, IBS की प्रॉब्लम है, जो मतलब बड़ी आंत छोटी आंत में अनियंत्रित संकुचन होता है, तो वो अगर लेते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जिसके माध्यम से आप ऊँट का दूध पी के अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। मेटाबॉलिज्म वगैरह सही हो जाता है, सारी उपापचय अपचय क्रियाएं। आप कई बार संवर्धन के लिए बताते हैं कि इस प्रकार से अगर किया जाए तो ऊँटों को बचाया जा सकता है, वो क्या प्लान है आपका? ऊँट संवर्धन पे ये है कि देखो, अभी राजस्थान में ऊँट बाहर बेचने पे प्रतिबंध लगा रखा है, परंतु अगर उस पे प्रतिबंध लगा रखा है तो दूसरे दरवाजे, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरे दरवाजे खुलते हैं। जैसे पहले हम परंपरागत रूप से ऊँट का दूध बेचते नहीं थे, पहले जैसे आज से 15 साल पहले बात करें तो दूध बेचते नहीं थे हमारी कम्युनिटी, परंतु अब हमें बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आय का कोई जरिया नहीं है। अगर दूध नहीं बेचेंगे तो करेंगे क्या? और ऊँट का दूध हमें उन्हीं लोगों को बेचना है जो TB, डायबिटीज, हेपेटाइटिस में जो भी रोग बताए उनके पेशेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो ऊँट का दूध 100 रुपए से स्टार्ट करके 150 से 200, 300 रुपए तक बेच रहे हैं, परंतु वो पैसा आ रहा है वो जो वास्तविक रूप से ऊँट पालक है उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। कारण ऊँट पालक इतना मतलब एजुकेटेड नहीं है, उसकी उन लोगों तक पहुंच नहीं है जो इस रोग के पेशेंट है, और वो वहां तक पहुंचा नहीं पाता। इसके लिए हमारी समाज की जो यूथ है, जैसे मेरे जैसे लड़के हैं या फिर कोई दूसरा अच्छा पढ़ा लिखा जिसकी एजुकेशन अच्छी है, जो बड़ी सिटी है वहां तक पहुंच सकता है, ऐसे लोग इसमें आएंगे तब जाके ऊँट बचेंगे। नहीं तो ये 15-20 रुपए या 30 रुपए लीटर तक दूध बेचेंगे तो ऊँट बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो इनकम का सोर्स था ना, पहले जैसे पुष्कर का मेला लगता था तो उसमें हमारे ऊँट जाते तो बिक जाते, जैसे एक 6 से 7 साल का ऊँट हमारा 65 से 70 हजार रुपए का बिकता था, और 2 साल का जो बच्चा होता था वो 20 से 25 हजार तक का बिकता है। अभी की वर्तमान कंडीशन की बात करें, जो 6-7 साल का ऊँट है वो अभी हमारे जो मेला लगता है उसमें बिकता है, क्योंकि बाहर के व्यापारी आ नहीं रहे, यहाँ के व्यापारी खरीद रहे हैं, तो वो उसकी रेट हमें 20 से 22 हजार रुपए 6 से 7 साल के बच्चे की ऊँट की मिल रही है। जबकि जो 1 से 2 साल का नर ऊँट है उसकी कीमत हमारी 8 से 10 हजार के बीच में हो गई। ये जो माइग्रेशन में लपड़ा हो चुका है सारा कुछ, ये पशु जो ऊँट है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हटा देना चाहिए? नहीं, ऊँट को जो राज्य मतलब ऊँट कानून लगा रखा ना, ऊँट वध और प्रवासन पे जो बाहर ले जाते हैं ना उस पे में, और उसको सेल खरीद फरोख्त पे अदर स्टेट में प्रतिबंध लगा रखा है, वो लगाया रहना चाहिए। क्योंकि हमें फीमेल ऊँट तो रखनी है, पर हमारे जो मेल ऊँट है उनको बाहर बेचने के लिए उसमें कानून में संशोधन होना चाहिए, और नर ऊँट को हम बाहर बेच सकते। देखो उसके पीछे मैं वास्तविक रीजन बताता हूँ। कारण ये है कि अगर एक डेरे में मेरे सपोज 30 ऊँट है, 30 ऊँट में से 20 ऊँट भी आई, 20 में से 10 बच्चे आएंगे और 10 नर बच्चे आएंगे और 10 मादा बच्चे आएंगे, तो
10 नर बच्चे को एक ऊँट पालक अपने डेरे में नहीं रख सकता है, क्योंकि वो आतंक मचाएंगे। वो जब बड़े होंगे ना तो जो फीमेल ऊँट है उनके पीछे भागेंगे तो कहीं खड्डे में गिरेंगे तो हाथ पैर टूटेगा। अपन जानते हैं कि ऊँट का एक बार पैर टूटा तो वो कई काम की नहीं है। ऐसे नुकसान हो रहा है ऊँट पालकों को। दूसरी बात, मेरी समाज के जितने भी यूथ हैं वो इसमें आना नहीं चाहते हैं। वो इस व्यवसाय को, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनका मतलब समाज के जो पैरामीटर है ना अभी हाल के 7, 8 या 10 साल में वो बदल चुके हैं। उनका सोचना ये है कि हमारा तो बच्चा सरकारी नौकरी मिल जाए तो बस वो संतुष्ट है। दूसरा, या किसी के यहाँ पे 20 से 25 हज़ार की नौकरी करके संतुष्ट है। उनको अपने जो फादर का व्यवसाय, जैसे किसी के पास 30 ऊँट है तो वो 30 से स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। वो किसी के यहाँ पे रोजगार करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे और वहां तक पहुंचने में उनको 10 साल लग जाएंगे। जबकि अगर उनके फादर का काम है और उनके पास 30 ऊँट है तो उनको 0 से तो स्टार्ट नहीं करना पड़ा ना, वो एफर्ट तो नहीं लगाने पड़े। दूसरी बात, उनके फादर का जितना भी नॉलेज है वो सब उनको मिल रहा है, किसी के दूसरे के यहाँ पे सीखने को जाने को। अगर अपन दूसरे के यहाँ पे सीखने जाते तो बहुत दिनों तक तो वो अपने को घसीटता है, उसमें अपना निचोड़ निकालने के बाद आपको सिखाता है। तो उन सारी चीजों से निपटने के लिए मैं तो समाज की यूथ है उनको बोलूंगा कि आप इसमें आओ। दूसरा, जो नर ऊँट की बात करें तो उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, अगर देखो संशोधन होना चाहिए बाहर बेच सके, क्योंकि इतने नर ऊँट को हम उपयोग में नहीं ले सकते हैं। हमें डेरे में ऊँट चाहिए 10 या 20 ऊँट है तो उस पर 2 नर ऊँट की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नर ऊँट है, हमारे जो नर ऊँट आ रहे हैं उनको जितने भी अपने राजस्थान के पर्यटक स्थल है वहाँ पर उनकी अनिवार्य मतलब सैलानियों को घुमाने के लिए हमारे लिए स्पेशल व्यवस्था की जाए, जहाँ पर ऊँट पालक रह सके। वहाँ उनको जो ये जो नगर पालिका वाले वो आते हैं वो परेशान नहीं करना चाहिए और हमें स्पेशल किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या है कि जो नर ऊँट है उनका रोड पे एक्सीडेंट होना वो कम हो जाएंगे और हमारी समाज की यूथ है उनको रोजगार मिलेगा। कहीं ना कहीं समाज कहीं दूसरे के यहाँ पे काम कर, लड़के दूसरे के यहाँ पे काम करने जा रहे हैं तो वो ऊँट को रख के अच्छा कमा सकते हैं। दूसरा, समाज के उन लड़कों को मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा कि जितने भी शादी फंक्शन है तो उसमें ऊँट को लेके जाए, उनका प्रमोशन है ना समाज के अच्छे इन्फ्लुएंसर के थ्रू कराए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। जितने भी शादी पार्टी या धार्मिक कार्यक्रम होता है ना उनमें नर ऊँट को आप ले जा सकते हो। उसमें है ना, उसमें क्या है कि एक और बात है उसको पहले लेके आता हूँ। जैसे समाज वालों ने थोड़ा रिवाज बिगाड़ रखा है, जब कभी घोड़ी लेके आते हैं ना तो उसका चार्ज अपने को 10,000 से स्टार्ट करके 20,000, 30,000, 40,000 तक होता है। नर ऊँट है ना उनकी मार्केटिंग अच्छी की जाए, इसमें यूथ को लाया जाए तो बहुत अच्छा कमाया जा सकता है। दूसरा, एक समाज का रिवाज गलत है, जब अपने किसी आसपास के मतलब ऊँट पालक से ऊँट लेके आते हैं ना शादी ब्याह में तो उसको 2100, 5100 रुपए दिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो बहुत कम है, उससे उसका गुजारा नहीं हो सकता है। वो किन परिस्थितियों में उस ऊँट को रखता है वो ही जानता है, जो या फिर जो ऊँट रखता है वो ही जानता है, उनको पता नहीं। जबकि ये घोड़ी लेने जाते हैं ना तो उसकी कीमत 10,000 से स्टार्ट होती है, 20,000, 30,000, 40,000 तक जाती है। ठीक है, इतना उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पशु है ऊँट, उस पर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो ये नर ऊँट को बचाने में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरी बात, समाज के जितने भी नए बच्चे हैं वो आएंगे इसमें तो वो उसकी मार्केटिंग अलग तरीके से करवा पाएंगे। जैसे समाज के कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई अदर कम्युनिटी का भी अच्छा इन्फ्लुएंसर है जो इस टाइप की मार्केटिंग करता है या फिर आपके एरिया में उसका मतलब उसको ज़्यादा देखते हैं तो उसके थ्रू आप उसका ऐड करवा सकते हो कि भाई मैं ये लेके आया, इस तरीके से ऐसे घुमाया, तो वो उस पर बैठ के कर देगा ना, तो उसके थ्रू आपके पास जो लीड आएंगे ना उसको कन्वर्ट कर लो। अगर साल के अगर 10,000 का आप एक शादी करते हो, 10 ऑर्डर भी आते हैं तो 1 लाख रुपए बन जाते हैं। एक ऊँट अगर 1 लाख रुपए देके जा रहा है, 10 ऊँट है 10 लाख रुपए बनते हैं। 10 लाख रुपए उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, करने वाला चाहिए। आजकल अपनी जो यूथ है वो इस चीज को अपनाना नहीं चाह रही, ये बड़ा मेजर कारण है। परिवार में कौन कौन है? और जैसा कि हमने सुना है आपकी शायद एक बहन है डॉक्टर। हाँ, मेरी एक सिस्टर है अंजलि रेवरी करके, वो वेटरनरी डॉक्टर है, उसकी भी पढ़ाई वेटनरी में ही है। वेटरनरी, उसको MBBS मिल रहा था पर हमने दिलाया नहीं, जानबूझ के वेटनरी नहीं दिलाया क्योंकि हम पशुपालन से, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे घर पे कभी गाय का बच्चा मरता था तो वो कंडीशन हम नहीं देख सकते। पता है हम पशु इतने मतलब इतने जागरूक है कि कभी हमारी जो गाय है ना घर पे टाइम पे नहीं आती ना तो उसके बछड़े उसकी मतलब क्या बोलते हैं प्रतीक्षा करती है उसकी, जब तक वो नहीं आती तब तक वो बैठती नहीं है। तो उससे लगाव है हमें इस वजह से कि हाँ हम पशुपालक है, हमें भविष्य में पशुपालन नहीं करना है, इसलिए उसको वेटरनरी दिलवाया। नरेंद्र जी, एक बात दिमाग में आ रही है, दर्शक भी सुन रहे हैं। मैंने पहले गोट फार्म के बारे में सुना था। हाँ, गोट फार्म के बारे में सुना था जिसमें लोग गोद लेते हैं किसी बकरी को, लेकिन वो बंदा कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन एक बाड़ा बना करके कुछ लोग वहाँ पर जो है परवरिश कर रहे हैं बकरी की और वो गोद ले रहे हैं। क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता भविष्य में कि ऊँट
जो लोग पालना चाहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आज बेंगलोर में दुकान कर रहा है, एक व्यक्ति आज किसी ओहदे पर, तो वो घर में ऊँट पाल नहीं पाएगा। आप जैसे युवा टीम एक अच्छी सी जमीन लेकर के सरकार से, और वहाँ पे खूब सारे ऊँटनियाँ वहाँ पर हो, और कोई फला व्यक्ति जो दूर बैठा है वो गोद ले ले, एक ऊँट को टैग लग जाए, और वो इन्वेस्टमेंट वो करे, और जो रिटर्न आया वो भी उसको मिले। क्या इस प्रकार का एक कंसेप्ट हो सकता है? कभी हो सकता है, पर जो ऊँट रखेगा ना उसका हिस्सा बहुत ज्यादा जरूरी होगा। वो तो होगा ही, एक मिनिमम चार्ज थोड़े ऊँट से आएगा तो आपके पास तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप वहाँ सर्विस दे रहे हैं। हो सकता है। इस प्रकार का एक मंच बन सकता है भविष्य में, जरूर बन सकता है। आप पास में डॉक्टर साहिबा भी है, बिल्कुल बन सकता है। हम तो भविष्य में सोच रहे हैं कि मेरी जो सिस्टर है ना, उसको आगे की जो पढ़ाई है ना, वो ऊँट पे मतलब उसको PhD करवाने का विचार है। बिल्कुल। जो इसकी ब्रीड है ना, ब्रीड डेवलपमेंट पे काम करेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं जिससे इसकी जो दूध देने की कैपेसिटी है वो बढ़ सके, इसका जो प्रजनन मतलब जो ड्राई पीरियड है ना वो कम किया जा सके, इस पर हम काम करने का। धन्यवाद है आपकी फैमिली को, आपकी बहना को। माता पिता के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। मेरे फादर हैं, मेरी मदर है, मेरी एक छोटी बहन और भी है, वो भी अभी वेटरनरी की तैयारी करती है, उसको भी वेटरनरी करवाएंगे। उसकी भी इच्छा है कि MBBS करे, और हमारी अगर वो करेगी तो ठीक है, MBBS करे तो करवा देंगे। मानवता का काम बनता है। नहीं तो मेरा जो छोटा भाई है ना उसको भी इसी में कराएंगे। हमारा विचार है कि मतलब भविष्य में हम पशुपालन ही करें और उसको अच्छे तरीके से करें। परंपरा से हम लोग ऊँट पालते थे, गौ माता पालते थे, भेड़ बकरी पालते थे, इसके पीछे किस प्रकार से अपडेट है? देखो, मैं आता हूँ स्पेशली मेवाड़ रीजन से, तो मुझे मेवाड़ रीजन का ध्यान है। हमारे जो दादा परदादा है ना वो सब ऊँट ही रखते थे। मेरे परदादा की बात करूँ तो उनके पास 500 ऊँट थी, जो सगरान जी करके थे। फिर उनके बाद लालू जी आए तो उनके पास भी 250-300 थी। लास्ट में जब मेरे फादर के पास ऊँट थी, मतलब 2008-9 के पास, तो उनके पास भी 100 ऊँट थी। वहाँ से इन्होंने बंद किया है, अभी हमारे पास नहीं। तो हमारे पास तो भेड़ बकरी का तो ऐसा कोई खास प्रचलन था नहीं। हम ऊँट मतलब जब मैं छोटा था ना तब से ऊँट को देखता आ रहा हूँ। आज भी हमारे गाँव में है तो ऊँट रख रखी, और हमारे जो ऊँट रखते हैं ना, तो हमारे ऊँट ऐसे रखते हैं कि हमारा पूरा परिवार उनके साथ नहीं जाता है। सिर्फ जो हमारे जो मेल होते हैं ना, जो आदमी होते हैं, वही ऊँट लेके जाते हैं जब तक बाहर रहते हैं, और जो जैसी बरसात का मौसम आता है तो घर पे आ जाते हैं। ऐसा ऊँट के बारे में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, ऊँट स्पेशलिस्ट है। पूरा परिवार जो है कैमल को लेकर के बहुत ही सजग है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने पहले ऐसे कहीं सुना था कि भेड़ बकरी पहले देवस्य समाज नहीं पालता था, परंपरा से ऊँट और गौ माता को पालते थे, भेड़ बकरी बाद में आई। तो इस बारे में भी हम लोग आपके ओपिनियन चाहेंगे, आप हमको कॉल करके बताएं किसी के पास कोई सही सटीक जानकारियाँ हो। आज के ज़माने में पशुपालक वही है सच्चा जो पशु पालता है, लेकिन कई लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मैं समय पशुपालक नहीं हूँ, मैं पशुपालक कौम से आता हूँ, मेरे पूर्वज पशुपालक और मेरे भाई गणाइत पशुपालक है, लेकिन मेरा काम इस समय पर्टिकुलर मैं पशुपालक नहीं हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से कई लोग पशुपालक नहीं है, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई जो हमने कंसेप्ट आपने अभी जो हाँ भरी है, इस प्रकार से कंसेप्ट बन जाए जहाँ पर गोद ले सके, वहाँ पर गौ माता भी हो, वहाँ पर ऊँट भी हो, और लोग गोद ले सके। जैसे मैंने गोद ले लिया, लेकिन आप जैसे वहाँ लोग चाहिए जो उनकी केयर करे, उसमें से आपको भी मिल जाए, तो मैं सच्चे अर्थों में पशुपालक हूँ। हाँ, मेरा पशु वहाँ पर है। हाँ, आप वहाँ मतलब उसमें एक्टिव भागीदारी नहीं होगे, फिर भी भागीदार बन जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा कर सकते हैं। एक ऐसी कंपनी बन जाए या हाँ। ऐसा कोई संस्था ट्रस्ट बन जाए तो अच्छा होगा। तो युवाओं को इस बारे में भी सोचना चाहिए। अभी जो वर्तमान कंडीशन में जो ऊँटों की संख्या गिरने का मेजर कारण ये है कि हमारी जो यूथ है, जो नए लड़के आ रहे हैं, वो इस व्यवसाय को अपना नहीं रहे हैं। जो हमारी जो लास्ट पीढ़ी थी ना, जैसे हमारे फादर हैं, तो उन्होंने ही रखा। अब जैसे ही वो उनका स्वर्गवास होगा, उनके साथ ऊँटें भी चली जाएगी, सब लुप्त हो रहे हैं उनके साथ। जैसे वो जा रहे हैं ना उसके साथ, क्योंकि जो हमारे समाज के पैरामीटर है ना वो बदल दिए लोगों ने। लोगों को चाहिए सरकारी नौकरी चाहिए, या फिर कहीं जिस बड़े शहर है ना वहाँ पे नौकरी करता हुआ आदमी चाहिए। अगर सपोज मानो आपके यहाँ से गांव से कोई 10 जने जा रहे हैं बाहर नौकरी करने, तो उसमें एक सेट बनता है, 9 को तो पूरे आजीवन काम ही करना पड़ता है। नौकरी कितने का उसको जो पेमेंट मिलेगा कितना मिलेगा? 25 से 30 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है एक काम करने वाले को। जबकि अगर भेड़ बकरी पालन करे, सपोज किसी के पास 200 भेड़ भी है, 200 भेड़ से शुरुआत करता तो उसके कम से कम 6 महीने में 100 से 150 बच्चे आते हैं। अगर आप उसको 2.5 से 3 महीने में तैयार करके बेचते हो, 5,000 की कीमत है हमारे उधर की, 2.5 से 3 महीने में, तो आप हिसाब लगा लो कितना बनता है। आपकी ये जो प्राइवेट नौकरी है ना वो कई गुना उससे पीछे है।
ठीक है। मैं तो सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जो समाज की जो यूथ है, अच्छी एजुकेशन है, आप इसमें आओ, आप इसमें नवाचार कर सकते हो। जब तक इस भेड़ बकरी में नवाचार नहीं होंगे, आप अच्छी ब्रीड पे काम नहीं करोगे। जैसे अपना जो CSWRI टोंक है, उसने 3 ब्रीड मतलब 3 भेड़ को मिलाया, जैसे मालपुरा है, गेरोल है और एक अपने टोंक की है। इनको तीनों को मिलाया, तो इनको तीनों को मिला के क्रॉस करवाया, तो एक अभिशान करके भेड़ बनाई जिसकी 4 बच्चे देने की क्षमता है एक बार में। कितने? 4 बच्चे। एक तो आदमी 400 बेड रख रहा था, एक 100 बेड रखेगा तो भी उसकी बराबरी कर लेगा। उसको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्टॉल फीडिंग पे आना पड़ेगा। मतलब सेमी आधा टाइम आप प्री ग्रेजिंग कराओगे, बाहर ले जाके चराओगे, और आधा टाइम आपको उसको आपके जो फार्म है वहाँ पे लाके चराओगे। क्योंकि उसमें क्या कि जो बच्चे ज़्यादा होंगे तो दूध कम है, तो उसको एक्स्ट्रा फीड देनी पड़ेगी। हरा चारा है, दाना है, वो दोगे तो वो 4 बच्चे भी रह जाएंगे। अगर इसके साथ वो सेट नहीं होता तो आप उसको साथ जमनापरी बकरी सेट कर सकते हो जिसकी दूध देने की कैपेसिटी अच्छी है। ऐसे करके उनको रख सकते हो। पहले आप 400 रख रहे थे, अगर आप उसकी जगह आप 100 भी रखते हो तो भी बराबरी कर सकते हो। कम पशुओं में आप उसकी बराबरी कर सकते हो। ये कौन कर सकते हैं? जब अपने समाज के अच्छे पढ़े लिखे यूथ आएंगे ना, वही कर सकते हैं। पुराने लोग हाईटेक होना पड़ेगा उसको। हाईटेक होना पड़ेगा। और जब तक इस व्यवसाय में कंपटीशन पैदा नहीं होगा, क्योंकि आविष्कारी मतलब आविष्कार जब तक कंपटीशन नहीं पैदा होगा तब तक कोई नयापन नहीं आएगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जन्म। क्योंकि जब ज़्यादा लोग आएंगे तो वो सोचेंगे कि हाँ अब अपन इसको कहाँ बेचें, सही है ना, तो वो बाहर जाएंगे, आसपास के व्यापारियों को नहीं बेचेंगे। अगर अपन ज़्यादा झुंड में हैं, मतलब यहाँ पे 10 पशुपालक हैं, तो बाहर का व्यापारी भी अपने यहाँ पे घर पे खरीदने आएगा। मोनोपोली होनी चाहिए। मोनोपोली होनी चाहिए। हमारे उधर में, मेरे उधर की बताता हूँ, जैसे छोटी सादड़ी बेल्ट है, तो उधर क्या है कि जो किसान है संतरे की खेती करते हैं, तो ऐसे झुंड में करते हैं, 7-7, 8-8 जने मिलकर करते हैं। तो उनके जो बाहर का व्यापारी है ना, जब ट्रक भराती है एक साथ यहाँ लेने आता है, उनको वहाँ बेचने के लिए जाने की जरूरत नहीं। तो ऐसा होना, और वो उसका भाव है ना, वो खुद तय करते हैं कि मैं इस रेट दूंगा। अगर तेरे को सेट नहीं होता है तो दूसरा व्यापारी आएगा। ऐसा होगा तब जाके मजा आएगा। और जब जितने भी समाज के मतलब जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने बच्चों को इसमें नहीं लेके आएंगे, तो जैसे ऊँटों की कंडीशन है ना, ऊँट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, वैसी भेड़ बकरियों की कंडीशन हो रही है। क्योंकि मैं जाता हूँ डेरों में, मुझे पता है जो 400 भेड़ थी ना, वो 100 से 150 पे आ रहे हैं। इसके पीछे 2-3 कारण और भी है, जैसे उन्होंने बताया कि चोरी है, चोरी की बड़ी समस्या है, मैं भी मानता हूँ। तीसरा है तो जो ज़मीन है वो कम हो गई, मतलब जंगल बंद कर दिए, और जितने भी किसान हैं तो उन्होंने तारबंदी कर दी, तो वो कहाँ जाएंगे? इन चीज़ों का पर जब तक यूथ नहीं आएगा तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। ये जो बड़े बुजुर्ग है वो कितने दिन तक चलाएंगे इस चीज़ को? यूथ को आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल, यूथ को अपील की है इन्होंने कि इस फील्ड में आए, पशुपालन के फील्ड में आए। पौराणिक काल में उस समय जैसे ही ऊँट और गौ माता के बाद में जैसे ही भेड़ बकरी देवस्य समाज के पास आती है तो नर को ही बेचा जाता था, लेकिन इस समय अभी मादा को बेचना शुरू कर दिया, तो ये पाप चढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि कत्ल कारखानों में, कटनी में मादा जो भेड़ बकरियां हैं उनको भी दिया जा रहा है, तो ये पाप चढ़ रहा है। तो इस प्रकार की बातें भी लोग कहते हैं। अगर अपन मतलब पूरे देश में ऊँटों की बात करें तो सर्वाधिक योगदान है ना, वो हमारे राजस्थान का है। मतलब 85% ऊँट है वो राजस्थान में, 10 से 15% गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में। जिसमें से अगर बात करें 2012 के आंकड़ों की, तो उस समय हमारे राजस्थान में ऊँट थे 3,26,000 के आसपास। वो 2019 में आते थे 2,13,000 के आसपास रह गए। इतनी गिरावट आई। इसके पीछे कारण ये है कि हमारी यूथ इसमें आई नहीं रही है, अधिकतर लोग बाहर जाके व्यवसाय। इसके पीछे और भी कारण है। कारण ये है कि जैसे ऊँट मतलब जितने भी जो यातायात के साधन थे ना, वो बदल चुके हैं। पहले ऊँट को यातायात के साधन के रूप में प्रयोग में लिया जाता, तो उसकी उपयोगिता वहाँ से घटी है। ये भी एक बड़ा रीज़न है। दूसरा, समाज के लोग इसमें आ नहीं रहे हैं। अब इसकी अगर इसको बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके दूध पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट चाइना में सबसे ज़्यादा है। अगर कोल्ड चेन मेंटेन करके चाइना तक भेजे तो मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छा दाम ले सकते हो, 500 से 1,000 रुपये लीटर तक बेच सकते हो। और इसमें ऊँट के दूध के बारे में बहुत सारे लोगों के मित्र भी आ रहे थे, तो मैंने मेरा चैनल है इंडियन एग्रोवेट, उस पर मैंने सारे क्लियर किए कि लोग बोल रहे थे कि ऊँट के दूध में कीड़े पड़ जाते हैं, जबकि ऊँट के दूध में कीड़े नहीं पड़ते हैं। उसमें कुछ सॉलिड मैटर होते हैं ना, मतलब ठोस कण होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो तरल पदार्थ होते हैं उससे अलग हो जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कीड़े पड़ गए, जबकि होता नहीं। बोलते हैं कि 2 से 3 घंटे में ऊँट का दूध खराब हो जाता है, तो वो भी नहीं होता है। ऊँट का दूध अगर
30 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करे तो 8 घंटे तक खराब नहीं होता है। और उसको पास्चुराइज कर दिया जाए, मतलब एक टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर एकदम ले जाया जाता है हाई टेम्परेचर पे, वहाँ पे ले जाया, फिर अचानक डाउन किया जाता है, मतलब 5 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस पे लाया जाता है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो 10 दिन तक पास्चुराइज मिल्क खराब नहीं होता है। नरेंद्र जी, फिर ये जो श्वेत क्रांति हुई थी, क्या उसी प्रकार से यहाँ पर एक श्वेत क्रांति नहीं हो सकती है भाई? पैकेजिंग वगैरह सारा हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? देखो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट निकाल सकते हो। गर्मी में आप आइसक्रीम बेच सकते हो, इसकी कॉपी, मतलब है ना, जितने भी अपने समाज के बहुत सारे जो चाय का काम भी करते हैं तो वो शुरुआत कर सकते हैं। उनके यहाँ पे स्पेशल कैमल टी करके निकाल सकते हैं, कैमल कॉफ़ी करके निकाल सकते हैं। दूसरा, जो समाज के बोलते हैं ना कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सरकारी जॉब में हूँ या मैं बाहर हूँ। आप बॉम्बे में बैठे हो, कोई बात नहीं, वहाँ बैठे रहो। आपके जितने मिलने वाले हैं ना, जो बनिए महाजन है, कोई टीबी से पेशेंट है, कोई किसी के डायबिटीज़ का है, तो आप उसको क्यों नहीं रिकमेंड करते हो? आप वहाँ से बोलोगे, वहाँ से ऑर्डर दोगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके लिए हब बनाना पड़ेगा। हब बनाना पड़ेगा। दूसरा, ऊँट के दूध की मार्केटिंग करने का सबसे बढ़िया जरिया, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, समाज में बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। अगर गीताबेन रबारी इसका ऐड करे ऊँट का, तो ऊँट नहीं बच सकते हैं क्या? उसके गाने पे, उनके गानों पे पूरा देश, क्या दुनिया थिरकती है। नाचती ना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर वो लोग आएंगे तो ऊँट बच जाएंगे। और भी ब्रांड एम्बेसडर और भी खूब सारे, पर अपने समाज का आएगा ना तो बड़ा असर पड़ेगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जैसे शैतान जी वगैरह है, तो ये बाहर भी जाते हैं, कोटाराम जी, रतन जी, ये करेंगे ना तो आराम से बच जाएंगे। मतलब आदमी अंदर से आना चाहिए कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो आशा करते हैं कोई ऐसा रोड मैप नरेंद्र जी बनाएंगे जिसमें ऊँट व्यवसाय को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, गौ माता को लेकर के कोई न कोई संवर्धन करने के लिए उपाय आप देंगे, लोग इनके साथ जुड़ेंगे। इंडियन एग्रोवेट करके आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक है, तो उस पर आप जरूर जाइए, इनको सपोर्ट दीजिए और इनकी बातें आप समझिए। कोई अगर आपसे बात करना चाहे, कॉल करके कोई क्वेरी पूछना चाहे तो मेरा नंबर है 80,053,467। मैंने आप है ना, मतलब आप जैसे भीलवाड़ा से, मेरे को बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही कि मैं भीलवाड़ा से ऊँट का दूध शुरू कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हो। आपका प्रचार प्रसार करना है, मैं जब भी फ्री होऊंगा तब मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा। आपको टारगेट किन लोगों को करना मैं बताता हूँ। सुबह पहले जाइए जल्दी 6 बजे, क्योंकि सुबह पहले जो गार्डन होती है ना, वहाँ पे बूढ़े लोग आते हैं, कोई बीमार है तो वो लोग आते हैं, तो उनको आप रेकमेंड करिए। एक आदमी को अगर उसका बेनिफिट मिला ना तो वो दूसरे को बोलेगा, धीरे धीरे चेन बन जाएगी। मुझे इस पे कोई दूध की कंपनी नहीं खोलनी, कुछ नहीं करना है। बस मैं चाहता हूँ कि आम ऊँट पालक जो ऊँट रख रहा है ना, उसको फायदा मिले। वो आपको है ना, आपके दूर कहीं नहीं जाना है। आपके जो भी नज़दीकी मार्केट है वहाँ जाओ, डॉक्टरों से मिलो। डॉक्टर आपको डायरेक्ट पेशेंट बता सकता है कि ये पेशेंट है, इनको रिक्वायरमेंट है। मैंने बहुत सारे वीडियो मेरे पेज पे भी डाल रखे कि बहुत सारे लोगों को कैंसर था, तो उन्होंने एम्स में बोला कि भाई आप राजस्थान में जाओ, ऊँट का दूध पियो, ठीक हो जाएगा। वीडियो चेक करना, वहाँ पर उन लोगों का कैंसर तक ठीक हो गया। तो अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र जी रबारी चित्तौड़ के हैं। आपके गोत्र क्या बताइए? बुम्बड़िया है। सुरेश चंद्र रबारी जी के आप पुत्र हैं और बुम्बड़िया है, चित्तौड़ से आते हैं। तो आप विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों पर, तो सेवाओं का लाभ लेना चाहिए और कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नीचे हम आपके नंबर जो है आपको मुहैया करवा रहे हैं।